हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 2022 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न होगा वो है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है क्या? ए, कक्षा में लिखित आकलन। बी, दूसरा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तीसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। चौथा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या होगा? सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरी क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा आपका चौथा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। जितना प्रिंट समृद्ध परिवेश होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो छोटे बच्चों के आसानी से सीखने में मदद होगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब है, पहला, बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। दूसरा, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तीसरा, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चौथा, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो ये उत्तर सरल होगा इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है भाई, तभी तो वो दूसरी भाषा को सीखना आसानी से सीख पाएंगे। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? एक, बाल साहित्य। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, सामाजिक अंतःक्रिया। चौथा, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बताइए। सबसे ज़रूरी हमेशा क्या रहेगा? सामाजिक अंतःक्रिया। अगर समाज में वह भाषा बोली जा रही है तो वह भाषा सीखना सिखाने में बहुत ही आपको आसानी होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया किसी भी भाषा को सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो भी सही हैं, बट सबसे सही आपका, सबसे महत्वपूर्ण आपका तीसरा ही ऑप्शन है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, एक, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। चौथा, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या प्रयास, शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि क्या? दूसरा, बच्चों की, जो होगा आपका उत्तर होगा दूसरा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। ठीक है, रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन में संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? अगर आपको आकलन करना है, आकलन, तो आप सबसे ये कौन सा सवाल नहीं पूछेंगे? पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? दूसरा, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। तीसरा, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? चौथा, अपने दोस्तों को से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। तो इसमें सबसे कमज़ोर कौन सा चीज़ होगा जिससे उसका भाषा का विकास हो रहा हो ना, बताइए। ठीक, तो पहला ही आपका होगा सबसे कमज़ोर, क्योंकि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे, तो क्या तो कोई भी बता देगा। भाषा में अगर हम किसी को कहानी के माध्यम से बताएंगे तो इससे उसका साहित्य की आकलन नहीं हो पाएगा, भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा कि उसने किस चीज़ को खरीदा था, चिमटा खरीदा था, क्या खरीदा, उससे उसको मतलब नहीं है, मतलब इससे भाषा का आकलन नहीं हुआ। ये तो सुन के सिर्फ कंसंट्रेशन का हुआ कि वो सुन रहे थे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 प्रश्न है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ए, लेखन, पहला लेखन, दूसरा सुनना, तीसरा अक्षर ज्ञान, चौथा संप्रेषण। तो अति महत्वपूर्ण की बात हो रही है, महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन अति महत्वपूर्ण कौन सा है आपका? अति महत्वपूर्ण है संप्रेषण। कैसे? संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। वक्ता अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण करता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। ध्यान रखिएगा,
मतलब लेखन भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, अक्षर ज्ञान भी ज़रूरी, लेकिन अति महत्वपूर्ण क्या है, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण के बारे में बताया कि जब वक्ता अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ए, आकलन। देखिए आकलन पे प्रश्न आते हैं 3 से 4 तो बिल्कुल आते हैं। तो आकलन पे प्रश्न, आकलन का उत्तर दीजिए। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। दूसरा, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तीसरा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? क्या उत्तर है इसका? उत्तर इसका होगा चौथा। ठीक है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी काव्य वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि एक, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तीसरा, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो बताइए, अगर सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, बार बार बोलता है, तो यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता क्या है? उस चौथा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया है? नहीं, नहीं, नहीं पे फोकस रखिएगा, नहीं। ठीक, चलिए क्या नहीं है, क्या नहीं है? देखिए, पहला, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। दूसरा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। चौथा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। सोच समझ के उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य को बताना। ठीक है, तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों की भाषा प्रगति अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाई अन्य शिक्षक को बता के क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, आपको ही सुधारना है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को खराब हैं अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। एक, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। दूसरा, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तीसरा, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। चौथा, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर एक होगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ये क्या होगा? सबसे उत्कृष्ट होगा। कोई बच्चा अगर 1 से 5वीं की कक्षा में है और वो यह कर लेता है तो वो सबसे उत्कृष्ट लेखन का हम क्या कर सकते हैं? आपके विचार से प्राथमिक स्तर पे सबसे उत्कृष्ट कार्य कर सकता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, बच्चा विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। चौथा, बच्चे विद्यालय आकर भी भाषा सीखते हैं। तो भाषा संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। अब भाई देखिए, कई लोग स्कूल नहीं जाते, विद्यालय नहीं जाते, क्या भाषा नहीं आती? तो गलत बात है। क्या जन्मजात यानी क्षमता नहीं होती? तो कुछ में नहीं भी होती है, कुछ में होती भी है। तो इसका उत्तर थोड़ा सा अलग रहेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? सोच समझ के बताइए। इसका उत्तर है आपका दूसरा। ठीक है, क्या उत्तर है कि भाषा सीखने के संदर्भ में यह कथन सही है कि बच्चों को उस भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जबकि अन्य 3 कथन सही नहीं है। ठीक है, जहां से ही आ जाए, ही आ जाए, वो गलत है। ही मतलब वो सिर्फ एक ही को रोक रहे हैं ना, तो वो थोड़ा गलत रहता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया एक होता है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है? एक डिसकैलकुलिया होता है। तो कैलकुलिया में कैलकुलेट नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया में पढ़ नहीं पाते। तो पढ़ना वाला तो गया। तो ऑप्शन क्या है? ए लिखना, दूसरा सुनना, तीसरा बोलना, चौथा पढ़ना। तो पढ़ना तो डिसलेक्सिया होता है, तो ये तो नहीं है। फिर तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने के बारे में बात होती है। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने की कठिनाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? एक, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। दूसरा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तीसरा, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। चौथा, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका पहला होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक, तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा की विविध रूप देने वाली रचनाएं हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है सारे कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ कोई एक सरल उत्तर नहीं है एकदम करेक्ट, तो इसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण देखना है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक मतलब एक से अधिक भाषा बोलने वाले कक्षा में बच्चों की भाषाएं, एक, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। दूसरा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। तीसरा, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। चौथा, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो अगर एक क्लास में उड़िया भी बोल रहा है, कोई तमिल भी बोल रहा है, कोई इंग्लिश भी बोल रहा है, कोई कश्मीरी भी बोल रहा है, कोई बिहारी भी बोल रहा है, तो क्या उसको आसानी होगी भाषा पढ़ने में? तो क्या होगी बताइए? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तो यही इसका उत्तर हो सकता है कि अलग अलग तरीके से एक संसाधन में कार्य कर सकती है। जैसे क्या कि आप अगर कोई शब्द बोलेंगे तो हर शब्द का ओरिजिन कहीं ना कहीं अलग तरीके से होता है। जैसे हम बोलते हैं चूहा, तो शायद किसी जगह पे उसको मूसा बोला जाए या उसके कहीं और कुछ बोला जाए, तो रिलेटेड वही रहता है, तो उससे थोड़ा आसानी तो रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कठिन भी है, ध्यान रखिएगा। भाषा सीख रहे हैं और भाषा अर्जित कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? पहला, भाषा की जटिल संरचनाएं। दूसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तीसरा, भाषा की लिखित आकलन। चौथा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है, तो क्या आधार है आपका? भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगर आपके यहाँ हिंदी बोली जा रही है तो आप सीख जाएंगे, अगर आपके यहाँ नहीं बोली जा रही तो आपको क्या करनी नहीं, अगर आप के यहाँ बोली जा रही तो आप अर्जित कर लेंगे, और अगर आपको नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेगी। यही साफ है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बाकी के 15 प्रश्न रहेंगे आपके, वो रहेंगे किसके रिलेटेड? दे विल बी रिलेटेड टू वो रिलेटेड रहेंगे आपके काव्यांश और गद्यांश। देखिए पहला पद्यांश आ गया है, तो पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी पर प्रश्न आएंगे, तो कोशिश करिए कि ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरही ग्रहण मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये आपको पद्यांश दिया है, अब इस पे प्रश्न है। अब देखिए पद्यांश आपको कितना समझ आता है, उसी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन। पहला प्रश्न, कविता 106 प्रश्न, कविता की पंक्तियों में यात्रा की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। एक, साहस की ओर। दूसरा, कठिनाइयों की ओर। तीसरा, सुखों की ओर। चौथा, अनिश्चितता की ओर। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? क्या लगता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कठिनाइयों की ओर बताया गया है। ठीक है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की कठिनाइयों की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? एक, प्रिय और प्रिय। दूसरा, फूल और कांटे। तीसरा, बाग और वन। चौथा, सुख और दुख। तो सुमन और कंटक दोनों अलग अलग हैं, तो ये किसके लिए हैं? आपका चौथा ऑप्शन, सुख और दुख के लिए। ठीक है, कविता में सुमन और कंटक सुख और दुख के भाव को प्रतीक करते हैं। पद्यांश पे ही है, पद्यांश को ध्यान से सुनिए तभी आपको मिल पाएगा प्रश्न के उत्तर। 108वां, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? एक, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। दूसरा, हर स्थिति में साहस दिखाने की। तीसरा, पर्वतों को देखकर ना डरने की। चौथा, गहरी नदियों से ना डरने की। बताइए क्या उत्तर होगा?
कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है कि उत्तर क्या होगा? पहला, हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जीवन यात्रा में एक, सब और सुख है। दूसरा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तीसरा, सब कुछ निश्चित है। चौथा, सब और मुश्किलें हैं। तो नहीं बोला गया है कि सब कुछ निश्चित है, ठीक है, नहीं बोला गया है कि सब और सुख है, और सब और मुश्किलें हैं ये भी नहीं बोला गया। क्या बोला गया है? कि कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, कुछ भी निश्चित आपका प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? एक, प्रवाह। दूसरा, तटिनी। तीसरा, जयमाला। चौथा, नद। बताइए कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं की बात हो रही है, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? जयमाला। तो आपका सरित का समानार्थी प्रवाह, तटनी, नद आदि है, अतः जयमाला सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 111वें प्रश्न का उत्तर है कि क्या होगा प्रश्न? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है, तो अनिश्चित में कौन सा आपका प्रत्यय आ सकता है? एक, ता। दूसरा, ते। तीसरा, ती। चौथा, ती। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपका पहला हो जाएगा, अनिश्चित में क्या जुड़ जाएगा? ता, तो हो क्या आ जाएगा? अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता। चलिए अब आ जाता है अनुच्छेद को पढ़कर उसके प्रश्न देना। अभी हमने पद्यांश पढ़ा, अब हम एक गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी ध्यान से सुनिए क्योंकि प्रश्न तो इसी पर बेस्ड आएंगे। चलिए, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर इन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक जीवन की इस प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविताएं स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा की अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे उन्हें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने, सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने के प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। ठीक, थोड़ा सा और है। उनकी ये रचनाएं चलने में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित करना होती रहती थीं। तो यह एक गद्यांश था, सरल है, इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें कोई खतरनाक शब्द है, बट यही है कि आप जितना जल्दी पढ़ सकें, जितना जल्दी समझ सकें, वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे एक, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। दूसरा, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तीसरा, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। चौथा, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो इसका एकदम सरल था कि क्या हो जाएगा, उनका माता पिता का गोल है, दायरा लक्ष्य जो दिया गया है उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है,
ये तो सरल था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा भी देख लीजिए, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तीसरा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। चौथा, इससे परीक्षा परिणाम दे रहेंगे। तो इसका भी क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका दूसरा, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, कि स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। ये कौन मानता है? आपके स्कूलों की यही मानते हैं, स्कूल और शिक्षा यही मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114वां प्रश्न क्या कहता है? गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। दूसरा, यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तीसरा, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। चौथा, यह भाषा सृजनात्मक को पोषित करता है। बताइए क्या उत्तर होगा? तो उत्तर आपका क्या होगा? यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक है, यही लिखा, सही नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद के अनुसार, अभी देखिए रियल लाइफ में तो हम जानते हैं कि यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार गीत कविता जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था, परंतु अब नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प तीसरा, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, कथन सही नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद मतलब अब का समय जो हो चुका है उसमें की बात हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? एक, संपूरक के रूप में। दूसरा, बाधक के रूप में। तीसरा, साधक के रूप में। चौथा, सहयोगी के रूप में। तो शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किसके रूप में देखती है? तो एकदम सरल है मेरे हिसाब से। अगर पैराग्राफ आपने थोड़ा भी ध्यान से सुना हो तो आप बता देंगे कि बाधक के रूप में देखती है, कि रोक रही है, पढ़ाई लिखाई को रोक रही है, यह मानती है गीत कविता। ठीक है, 116वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। देखिए फिर से बात है, सही नहीं की बात हो रही है। नहीं 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 पे बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आंखों के सामने ही रहते हैं, नहीं पता चलता। तो अनुच्छेद के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है गीत कविता के बारे में? पहला, बच्चे उनका भरपूर आनंद लेते हैं, ये तो बात सही है। दूसरा, स्कूल और परिवार उनकी महत्ता को समझ नहीं रहे। तीसरा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्द से खेलने का अवसर देते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद के अनुसार क्या के आधार पर गीत कविता के बारे में यह कथन सही नहीं है कि इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद के अनुसार आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? आनंद तो लेते हैं, ठीक है, ये तो सही बात है। स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे, ये भी बात एकदम सही है। इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, ये भी एक बात सही है, मतलब अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन चौथा एकदम सही नहीं है अनुच्छेद के अनुसार, कि इससे बच्चे शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 117वें प्रश्न का उत्तर, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ए, शिक्षा अधिकारी। दूसरा, स्वयं बच्चे। तीसरा, माता पिता। चौथा, स्कूल। तो लक्ष्य कौन डिसाइड करता है, निर्धारित करता है? तो माता पिता निर्धारित करते हैं। यही अनुच्छेद के अनुसार, ध्यान रखिएगा। सब कुछ अनुच्छेद के अनुसार है, अपना कुछ भी आपको नहीं डालना कि आपने अपना जिंदगी में सारा लक्ष्य अपने आप बनाया था तो आप स्वयं बच्चे नहीं लगा देंगे। ठीक है, चलिए। कविताएं सुनी सुनाए जाएं में क्रिया है। एक, द्विकर्मक। दूसरा, अकर्मक। तीसरा, सकर्मक। चौथा, प्रेरणार्थक। बताइए, प्रेरणार्थक। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर आपका होगा द्विकर्मक। ठीक है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, यहाँ दो कर्म सुनी और सुनाई। ठीक है, 119वें प्रश्न में सांस्कृतिक में प्रत्यय है। एक, का। दो, तिक। तीसरा, कृतिक। चौथा, इक। सांस्कृतिक में प्रत्यय बताया था, पीछे लगता है, तो कौन सा होगा इसमें उत्तर? तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा, इक। ठीक है, कौन सा होगा? इक आपका होगा, इक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120वां करते हैं। मंजूर का समानार्थी शब्द है। एक, अच्छा। दूसरा, पसंद। तीसरा, प्रस्ताव। चौथा, स्वीकार। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मंजूर का समानार्थी शब्द है, मुझे यह कार्य मंजूर है तो मुझे यह कार्य स्वीकार्य है, यह उत्तर हो जाएगा इसका स्वीकार। ठीक है, स्वीकार, इसका उत्तर हो जाएगा स्वीकार। ठीक, तो दूसरा उत्तर हो जाएगा, तीसरा मतलब जो आपका चौथा ये वाला है ऑप्शन, वो उसका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास देखी पूरी। देखिए प्रश्न कठिन है, आपको बार बार देखना पड़ेगा यह प्रश्न। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और प्रश्न को करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।